जेंटलमैन, जो आज आपका टॉपिक है, हम अपने जो ये पेपर पढ़ रहे हैं, ये पेपर है सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम में मैंने आपको सामाजिक समस्याएं, उनके प्रकार, विसंगति, अलगाव, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के उपागम, ये बड़े विस्तार से पढ़ा दिए हैं। आज जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे समस्याएं आते हैं, जैसे अब आगामी कुछ उसमें हम पढ़ेंगे जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। ये कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे समाज में दीमक की तरह हैं। देखिए, जातिवाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्टिज्म। ये कास्टिज्म क्या है आपको पता है? सबसे पहले ये कहाँ से आया, इसकी पृष्ठभूमि। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदू सामाजिक जो व्यवस्था है, सिस्टम है, प्राचीन काल में 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उन्हीं वर्णों को आगे चलकर अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित किया गया। वो विभाजित हो गई और उस जो वर्ण व्यवस्था में जो हायरार्की सिस्टम था, संस्तरण व्यवस्था थी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ब्राह्मण सब सर्वोच्च स्थान पर थे, बीच में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये संस्तरण व्यवस्था थी, जाति और उपजाति व्यवस्था जब आई तो ये संस्तरण व्यवस्था एज इट इज उनके साथ पीछे पीछे चली आई। संस्तरण व्यवस्था मतलब विभाजन जो था, ऊंच नीच का विभाजन, हायरार्की सिस्टम था। जो ये ऊंच नीच का विभाजन था, जब ये उच्चतर और निम्नतर जातियां मतलब जिस रूप में आई बदल के, जातियों के और उपजातियों के रूप में, उनके साथ वो भाव निहित थे। भाव जैसे जो निम्न जातियां थी उनके साथ अछूतापन, ठीक है, उनको मंदिरों में प्रवेश न लेने देना, उनके साथ असामान्य व्यवहार करना। उच्च जातियां जो थी वो अपने लिए सारे अधिकार, सब कुछ उनके हित में थे। तो जो ये संस्तरण व्यवस्था उनके साथ चली आई, उन्होंने समाज में एक समस्या को जन्म दिया। वो समस्या थी कास्टिज्म की, जातिवाद की। आज हम इसी जातिवाद पे, कास्टिज्म पे बात करेंगे। तो जातिवाद किसी एक जाति के लोगों की एक ऐसी भावना है जो उन्हें अपनी जाति के सदस्यों के प्रति क्या करती है, उनका झुकाव होता है। उनके प्रति, अपनी जाति के सदस्यों के प्रति वो समर्पित रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। जबकि दूसरी जाति के लोगों ने उनका कुछ नहीं किया या उनके साथ उनकी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में अपनी जाति के प्रति निष्ठा, अपनी जाति के प्रति श्रद्धा जो भी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण एक जातिवाद भारत की एक प्रमुख समस्या लेकर उभरा। जातिवाद को परिभाषित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि जातिवाद या जाति व्यक्ति, जातिवाद मतलब जो ये जातिगत भावना है या जाति व्यक्ति, जो किसी एक जाति के व्यक्ति होते हैं। जाति व्यक्ति किस लिए आया है? किसी एक विशेष जाति के व्यक्तियों के लिए। एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है, मतलब जातिवाद किसी जाति विशेष के सभी व्यक्तियों की या किसी किन्हीं व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के हितों का ध्यान ना रखते हुए व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति के उत्थान, सामाजिक एकता और सामाजिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। देखो, साफ साफ इस डेफिनेशन से क्लियर है कि जो जातिवाद है, कास्टिज्म है, वो उन व्यक्तियों की जो किसी एक विशेष जाति के होते हैं कि उनकी वह भावना है जो उस जाति के व्यक्तियों के लिए समाज या हितों का ध्यान न रखते हुए केवल अपनी ही जाति को फलने फूलने का अवसर, उनकी सामाजिक स्थिति के प्रति और उनके उत्थान कि हमारी जाति के व्यक्ति ही आगे बढ़ें, उनकी जातिगत एकता, ये जातिगत उत्थान, जातिगत एकता और जातिगत सामाजिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। जब वो व्यक्ति होते हैं तो वो अपने संगठन बना लेते हैं। हमने देखा है समाज में कई क्षत्रिय संगठन, ब्राह्मण संगठन। आजकल तो अगर हम देखें, निम्न जाति के व्यक्ति भी अपने समूह और संगठन बनाने लगे हैं, क्योंकि समाज में जिस तरीके से जागरूकता आ गई है, एकता फैलने लगी है, तो उससे सभी के संगठन बनने लगे हैं। और उन संगठनों का क्या उद्देश्य होता है? अपनी ही जाति के सदस्यों के लिए एकता, उनकी स्थिति को दृढ़ करना, उनके लिए मतलब उनके उत्थान से संबंधित कार्य करना कि हमारी जाति के बच्चे आगे बढ़ें, हमारी जाति के व्यक्ति सरकारी नौकरियों में जाए, हमारी जाति के व्यक्ति जो हैं
जो कुछ कल्याण है वो हमारी जाति का हो। तो जातिगत हितों की इस भावना को क्या गया? जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद को देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जातिवाद को प्रोत्साहन देने वाले कारक क्या हैं? वो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे अगर हम विश्व के सभी देशों को देखें तो कहीं भी भारत को छोड़कर 1-2 कंट्रीज और हैं जिसमें ये है, कहीं भी कास्ट सिस्टम नहीं है, इस तरह का ऊंच नीच का विभाजन नहीं है, है? तो अब उन फैक्टर्स की, उन कारकों की बात करेंगे जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। ठीक है, सबसे पहले अंतर विवाह का प्रचलन। हमारा भारतीय समाज जो है रूढ़िवादी समाज है। रूढ़िवादी इसलिए कहूंगी, यहाँ पे शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है, यहाँ पे कास्ट देखी जाती है, यहाँ पे वर्ग, उनका स्तर, लेवल देखा जाता है, तब अपनी लड़कियों की शादी के लिए घर ढूंढा जाता है। तो जो ये अंतर विवाह कहते हैं, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना। जब लड़के का खोजा जाता है, जो कहता है अरे अपनी हमारी कास्ट का कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिसकी सरकारी नौकरी भी हो, व्यापार हो तो अच्छा व्यापार हो, ऐसे ढूंढा जाता है। जो ये अपनी कास्ट अंतर विवाह का प्रचलन है, अंतर विवाह ने हमारी जातिगत भावना को और प्रबल किया है। क्यों प्रबल किया है? लोग सोचते हैं हम अपनी ही जाति में विवाह करेंगे, समाज में हमारे रुतबा बना रहेगा। जबकि इस अंतर विवाह के प्रचलन ने, या फिर जो हमारा वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, खान पान संबंधी प्रतिबंध थे या थे, इन्होंने क्या किया था? संबंधों को और प्रांगण किया। और वो किया जो तुमने देखे होंगे कई बार जातिगत संगठन अपने वो जो विवाह के लिए वो करते हैं, वो बनाते हैं परिचय सम्मेलन। तुमने देखा होगा वैश्य परिचय सम्मेलन, ब्राह्मण परिचय सम्मेलन, वहाँ पे सभी युवक युवतियाँ उसी जाति के इकट्ठे होते हैं और वो अपना परिचय इन द सेंस वो देखते हैं कि हमारे लायक कोई लड़का आया है क्या, वो माता पिता देखते हैं हमारे लड़के के लायक कोई लड़की है क्या। तो इस तरह के जातिगत सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसमें वर का चयन किया जाता है। तो इससे क्या होता है? जाति में और कठोर निष्ठा, अटूट निष्ठा पैदा होती है, जो ये कहती है अपनी जाति में विवाह करो। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। मैंने आपको ये लास्ट टाइम पढ़ाया था, संस्कृतिकरण की अवधारणा। इस अवधारणा में क्या था? जब निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जातियों के रीति रिवाज, रहन सहन, इन सब का अपनी व्यवहार में शामिल करते हैं, खान पान, पूजा पाठ, रीति रिवाज, और ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम उच्च जातियों से हैं, हम उच्च जाति के वर्गों जैसे हैं। और जब वो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते जाते हैं तो उन्हें उच्च जातियों का क्या मिल जाता है? तबका मिल जाता है कि हम उच्च जाति के हैं। तो संस्कृतिकरण ने भी कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया है। क्यों ये उच्च जाति का अनुसरण करते हैं? उच्च जातियों में ऐसा क्या है? अपने देखिए, अगर हम अपने आप को देखें, हमारा धर्म, हमारी जाति या जो कुछ है उसको हम अपनी पहचान ना बनाएं, पहचान बनाएं अपनी जो पहचान होती है, अपनी पहचान बनाएं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को, अपनी कुशलता को, अपनी ईमानदारी को। तो जो ये बन गया है संस्कृतिकरण, जातिगत संगठन, इन्होंने ना कहीं जातिवाद को उल्टा बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार जाति संगठन, जो मैं अभी अभी बात कर रही थी, हर जाति के लगभग अपने कुर्मी संगठन, कुमाऊं संगठन, गढ़वाली क्षेत्रीय संघ, नेपाली भाषा के संघ, या फिर अगर हम देखें वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब के अपने अपने संगठन बन गए हैं। संगठन क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी जाति को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते जो कमजोर बच्चा है उसे आगे ले जाएं, वो देखते हैं हमारी जाति में कौन सा बच्चा है उसे हम आगे लेके जाएंगे। तो जातिगत संगठनों ने भी कहीं ना कहीं जाति की जो ये भावना है इनको प्रोत्साहित किया है। संघवाद का विकास, देखिए जो भारत में संघवाद का विकास हुआ है ना, जहाँ नगर से लेकर ग्रामों तक भारत के संघ विकसित हैं। कहाँ विभाजित हैं? अगर हम संस्तरण देखें, भारत में महानगर, फिर नगर, फिर कस्बे, फिर इस तरीके से एक हायरार्की सिस्टम है, लास्ट में आता है ग्राम। जो ये संघवाद है, इसमें कहीं ना कहीं जो ग्राम, आज हमारी ग्रामीण आबादी है, उसमें जो ये जातिवाद की भावना है वो और भी ज़्यादा प्रबल है।
और भी ज़्यादा अटूट हैं, वो और भी ज़्यादा कट्टर हैं अपनी जाति को लेके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब क्षेत्र छोटा होता है तो मानसिकताएं से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, वो उन संकीर्ण विचारधारा में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं संघवाद के विकास ने भी जातिगत भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। भ्रष्टाचार, करप्शन, देखो करप्शन ने भी, अगर हम कहें, आप कहो कि भ्रष्टाचार का जातिवाद से क्या लेना देना है, तो यहाँ मैं कहूँगी भ्रष्टाचार कई लेवलों में ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने गए, वहाँ देखा अरे ये मेरी कास्ट का, ठीक है इसका सिलेक्शन होगा क्योंकि ये तो मेरी कास्ट का है ना। कहीं ना कहीं जब आप नौकरी लेने जाते हैं या किसी, अगर आप देखेंगे कहीं जगह आज हम भाई भतीजावाद या पक्षपात देखते ही देखते हैं। हम कहते हैं हमारे पास, देखिए मैं तुमसे कई बार अपने संघर्ष की कहानी बताती थी कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। जब मैं प्री मेंस की परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंचती थी तो लगता था अब इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू दे के आती थी तो लगता था कि नहीं बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो मुझे लगता है मेरे अंदर कमी कहाँ रह गई। तो फिर मैं सोचती थी शायद मेरे से बेटर कोई इंसान हो सकता है। तो कई बार मैंने कुछ लोगों को ऐसे ऑब्जर्व किया जिन्हें मैं सोचती थी अरे इन्हें अभी और टाइम लगेगा, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गए। डिग्री कॉलेज में जब मैंने जिस पद पर मैं इस समय तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं था लोक सेवा आयोग से। वो तो मुझे अंततः कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था, क्योंकि कई बार जब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं बड़ी अंदर से दुखी रहने लगी कि मेरे अंदर कहाँ कमी है कि मैं पीसीएस का भी, लोअर पीसीएस का भी इंटरव्यू तक पहुँच जाती हूँ और वहाँ से मुझे असफलता हाथ लगती है। जब बार बार मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने कोर्ट में गई, क्योंकि कुछ ही नंबर से मुझे रोका गया था। तो मैंने उसको चैलेंज किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब जब मैंने जागरूक, देखो अवेयरनेस, कई बार मैं तुमसे कहते हो बच्चों क्लास में आइए, क्लास में आइए, क्यों सरिता ये बोलती हूँ ना, क्लास में आओ बच्चों, बैठो पढ़ो, क्योंकि क्लास में मात्र ये सब पढ़ाई नहीं पढ़ोगे। कहीं ना कहीं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो अनुभव हैं, मैं तुमसे साझा करती रहती हूँ, शेयर करती रहती। रीज़न इसलिए कभी भी अपना हक मरने मत देना, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हक मारा जा रहा है वहाँ आवाज़ उठाओ। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। तो अपने आप का उस लेवल तक ले जाओ कि कोई भी तुम्हें ये ना कहे कि इसको हमारी ज़रूरत है या ये हमारे सहारे आगे बढ़ा है। तुम अपने सहारे आगे बढ़िए, वो तब आता है जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है। तो अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करिए। तो मैं तुमसे कह रही थी भ्रष्टाचार की बात। तो भ्रष्टाचार ऑब्वियस सी बात है, होता है, बिल्कुल होता है। कहीं ना कहीं हमारा झुकाव भी, देखो एक माँ होने के नाते कई बार एक जज, चलो मुझे छोड़ो, एक जज बैठा है, क्योंकि मैं पक्षपात बहुत रेयर केस में मतलब करती ही नहीं हूँ। क्लास में तुम्हारा सबको एक आंख से देखती हूँ, लेकिन कभी कभी जब देखता है ये बच्चा तो मेरा ज़्यादा आया है और ये लड़कियाँ कम आई है, नंबर काटो, क्योंकि हमें ये गाइडलाइन दी गई है कि आपको 5 नंबर अटेंडेंस के रखने हैं। तो तब कहीं ना कहीं हमें बायस होना पड़ता है। एक जज है, जज के सामने अपना ही बेटा कटघरे में खड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पेरेंट्स होने का एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद रहता है और वो बायस हो जाता है। बायस मतलब वो पक्षपात रहित होकर अपना निर्णय नहीं दे पाता। इसी प्रकार लोग कहीं ना कहीं अपनी जो लोग, देखो आज भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय में कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर रहकर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो जाति, क्षेत्र, धर्म, इन सबको मुझे अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। तो ये चीज होती है, ये आता है और लोगों के दिमाग में ये सब पैदा होते हैं कहीं ना कहीं। तो लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जो जातिवाद से उठ के कार्य करते हैं, जो क्षेत्रवाद से उठ के कार्य करते हैं, जो धर्म से परे कार्य करते हैं। उनकी भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी भी कमी नहीं है जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जजमानी व्यवस्था का विघटन। देखो जजमानी व्यवस्था आपने पढ़ी थी, जजमानी सिस्टम जो था, पढ़ा था आप लोगों ने। देखो जजमानी सिस्टम क्या था, पुराने गांव के ज़माने में, फिर से तुम्हें पढ़ा रखा है,
रिपीट करा दे रही हूँ। एक गांव होता था, गांव में जैसे जमींदार है, ठीक है, उसमें नाई भी है, धोबी भी है, लोहार भी है, कुम्हार भी है, कृषक भी है, सब जाति के लोग निवास करते हैं। उनमें आपस में इतना प्रेम भाव होता था कि लोग अपनी सेवा, जैसे नाई, धोबी, लोहार, सब अपनी सेवा जमींदार को देते थे। बदले में जमींदार उनको हर साल जब अनाज कटने का टाइम आता था, साल में 2 बार, वो उनको अनाज देता था। उनका ये सिस्टम मतलब आपसी स्वभाव प्रेम बना रहता था। वो अपनी सेवाएं देते थे, जमींदार अपने सेवादारों की सेवा किया करते थे। शादी विवाह, कोई ऐसी आकस्मिक व्यवस्था आ गई तो उनको वो मदद किया करते थे। तो उनमें आपस में बहुत अच्छा प्रेम भाव बना रहता था। लेकिन जब से भारत में जजमानी व्यवस्था का विघटन हुआ तो, और जो ये अस्तित्व में आया, जो सिस्टम अस्तित्व में आया, उसमें कहीं ना कहीं लोग अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को फल फूलने का अवसर देते रहे। गांव में यदि जमींदार जो है वो क्षत्रिय है तो वो चाहता था कि क्षत्रिय लोगों का ही विकास हो, उन्हीं को वो जो, इवन जब जमीन, एक रिसर्च हुआ था, रिसर्च में ये बताया गया था कि जब जमीन कोई व्यक्ति बेचता है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, वो उससे कहते थे अपनी ही जाति के व्यक्ति को जमीन बेचनी है। इतना तक सिस्टम खराब था। तो जब से जजमानी व्यवस्था का विघटन हुआ तब से जातिवाद को प्रोत्साहन देने वाले जो कारक हैं उनमें प्रबलता हुई। नेक्स्ट आया औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, इंडस्ट्रियल कंपटीशन। जो इंडस्ट्रियल कंपटीशन है इससे भी कहीं ना कहीं जातिवाद को, कास्टिज्म को बढ़ावा मिला। बढ़ावा कैसे मिला? देखो, शुरू में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उदारीकरण, 1991 में लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण हुआ, तो इससे क्या हुआ, इसके माध्यम से बहुत सारी भावनाएं निकल कर आई। जैसे बड़े बड़े उद्योग लोग लगाने लगे, लेकिन निम्न जाति के लोगों को फिर भी इस तरह के राइट नहीं थे कि वो करें। फिर जब उसमें एम्प्लॉयमेंट हुआ कंपनियों में तो हायरार्की सिस्टम को ध्यान रखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसको क्या कार्य दिया जाएगा। जब ये इंडस्ट्रियल कंपटीशन में इस तरह की भावनाएं आई तब और जातिगत संगठन मजबूत हुए और जातिवाद की भावना प्रबल हुई। नेक्स्ट था, लास्ट है, जाति समूहों का असमान विकास। देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है हर जाति के व्यक्ति जो हैं वो इक्वल हो। अलग अलग जातियों की व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो जब ये हुआ, क्या हुआ, जातिगत समूहों का असमान विकास। जैसे कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, उसकी संख्या जो है बहुत कम है, क्षत्रियों की ज़्यादा है, कहीं कहीं वैश्यों की ज़्यादा थी। मतलब जब हम रीजन्स देखते हैं तो उस रीजन्स में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ पे इस तरीके से असमान वितरण होता है। मतलब किसी जाति की ज़्यादा है, किसी की कम है। जिनकी ज़्यादा होती है वो अपना संगठन बहुत मजबूत बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सदस्य होते हैं, ज़्यादा फलने फूलने का अवसर मिलता है। लेकिन जित जाति की जो समूह होते हैं वो कम होते थे, वो अपना संगठन इतना मजबूत नहीं कर पाते थे। तो जिस कारण क्या हुआ, ये सब भावनाएं पनपने लगी जातिवाद की। प्रोत्साहन देने वाले कारक। अब आता है जातिवाद के दुष्परिणाम, मतलब इसके क्या दुष्परिणाम निकल के हमारे सामने आते हैं। देखिए, अक्सर आगजनी, हिंसाएं, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें इसके क्या दुष्परिणाम, दूरगामी प्रभाव होते हैं। प्रजातंत्र के विकास में बाधक। देखिए, आज जिस प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, जहाँ सभी धर्म, सभी जातियाँ एक समान हैं, सभी को समान फलने फूलने का अवसर दिया जाता है। हमारे भारत की प्रस्तावना में भी कहा गया है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रजावादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो उसमें भी कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी को भी मानने न वाले, धर्म को भी किसी, सब धर्म एक समान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की दुर्भावनाएं होती हैं वो लोकतंत्र के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। जिस लोकतंत्र के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पीछे खींचे चली जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक एकीकरण में बाधक। जो सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम, सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी जातियाँ, सब कुछ एक है,
लेकिन कहीं ना कहीं जब हिंसा, आगजनी, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उससे क्या होता है, उसके से कहीं ना कहीं लोग आहत होते हैं। वो जो लोग इस तरह के बायस नहीं भी होना चाहते तो वो भी क्या करते हैं, जब वो इस चीज़ का शिकार होते हैं तो वो भी अपनी जाति के प्रति निष्ठा रखना शुरू कर लेते हैं। तो ये सब क्या होती है, सामाजिक एकीकरण के बाधक, सामाजिक गतिशीलता में बाधक। देखिए सोशल मोबिलिटी गतिशीलता कहते हैं जब आगे बढ़ना, चाहे पद के माध्यम से चाहे कैसे भी आगे निकलना। लेकिन एक व्यक्ति आगे तब निकलेगा जब उसे पीछे से सपोर्ट होता है या पीछे से उसे आगे ले जाने के लिए। लेकिन जब हमारे पक्षपात, भ्रष्टाचार, ठीक है, भाई भतीजावाद, इस तरह की दुर्भावनाएं रहित रहती हैं तो व्यक्ति आगे निकल ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं वो क्या होती है, सामाजिक गतिशीलता में बाधक होती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, देखिए आज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये वोट जो मांगती है वो जाति के आधार पर मांगती है। जो ये समीकरण देखती है पूरा, मैंने कई बार न्यूज़ चैनल पे भी देखा और मुझे गलत लगा। गलत इसलिए लगा, आप पूरा समीकरण क्यों दिखाते हैं, इस जो ये शहर है इसमें ब्राह्मण के इतने, क्षत्रिय के इतने हिंदू धर्म के इतने, मुस्लिम इतने, सिख धर्म के लोग हैं, पूरा उनका जन्म कुंडली निकाली जाती है। फिर जिस जाति के लोग या जिस धर्म विशेष के लोग ज़्यादा होते हैं उनसे उनकी सहानुभूति लेने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसी तरह की चाल चली जाती है। तो जो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वोट के लिए लोग अपनी जाति को लेकर जहाँ देखते हैं कि कहीं पर क्या है, वैश्य जाति के व्यक्ति ज़्यादा हैं तो वो किसको खड़ा करते हैं, वैश्य जाति के व्यक्ति को ही उम्मीदवार घोषित करते हैं। फिर वो सिंपैथी गेन करने के लिए तरह तरह के बयान देता है। तो ये तरह जो ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये भी क्या है, इसका परिणाम है। नैतिक पतन, देखिए आज हमारा देश साइंस टेक्नोलॉजी में, उद्योगों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, कई देखो संसाधन हमारे पास बहुत कम है। हमारे देश के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं जितने चाइना, अमेरिका, रूस, जापान इनके पास है। लेकिन फिर भी हम कम संसाधनों में भारत के लोग इतने माइंडेड होते हैं। देखो आज भारत के स्किल्स की बात चल रही है विश्व स्तर पर। स्किल्स तो आप जानते हैं ना, मैंने आपसे बात की थी स्किल्स, हमारे कौशल की बात। देखिए मैं कई बार नोटिस करती हूँ, देखो कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं होता। कई बार जब मैं तुम्हारे असाइनमेंट चेक करती हूँ, या इस बार मैंने तुमसे कहा था माइक्रो टीचिंग करना सब लोग, ठीक है, तुम यकीन मानोगे माइक्रो टीचिंग की एक एक वीडियो मेरे पास सेव है। मैं उन्हें देखती रहती हूँ और मैं देखती हूँ मेरे बच्चों के स्किल्स कितने शार्प हैं। तो अपने स्किल्स, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने स्किल्स शार्प करो। मैंने तो ये भी देखा कुछ बच्चे तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे और बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैं तुम्हारे स्किल्स की बात कर रही थी। भारत के लोगों में गजब का स्किल्स है। स्किल्स इतने इसलिए क्योंकि उसके श्रम शक्ति की विदेशों तक में पहचान है, वहाँ से डिमांड होती है। तो अपने स्किल्स शार्प करिए, लेकिन किसी तरीके का भेद, जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो ना, चाहे कोई बच्चा भी दिखे, चाहे तुम्हें तुम्हारा साथी भी दिखे, उससे प्रोत्साहित करिए, वो किससे आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, नैतिक पतन होता है। किस लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सी चीज़ों में देखा है, ऐसा देखा है कि विदेश की यूनिवर्सिटी ने 20 बच्चों को बुलाया है अपने यहाँ स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो जब उनकी स्क्रूटनी की जाती है, उन स्क्रूटनी में क्या देखा जाता है, और इस जाति का, इस धर्म का, इस उसका इंटेलिजेंसी अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंसी सबसे नीचे के पायदान में देखी जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें ना देखी जाए, भाई भतीजावाद ना देखा जाए, तो नेचुरल सी बात है जो हमारा नैतिक पतन होता है। भारत के लोग किन्हीं मामलों में पिछड़ जाते हैं, वो सबसे आगे रहे यदि इन सब चीज़ों को पे फोकस किया जाए। लास्ट है इसमें सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। जातिवाद से ये ही नहीं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। बेरोजगारी, निर्धनता, ठीक है, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं। इसी प्रकार हम नशावती, मद्यपान, ड्रग्स एडिक्शन दिखते हैं जिसे, तो ये सब चीज़ें इन सब समस्याओं की जननी हैं। कहीं ना कहीं जातिवाद से अनेकों समस्याएं उपजती हैं। तो जातिवाद के ये हैं दुष्परिणाम। अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो जातिवाद के निवारण के उपाय हैं। मतलब हम जातिवाद को कैसे
हम वो व्यक्ति नहीं हैं जो जातिवाद को भारत से खत्म कर सके, हाँ, लेकिन हम लोकतंत्र का वो हिस्सा है जिसमें हम अपनी राय से ये कह सकते हैं कि आज आप यूथ हैं, देखिए आज आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी। आवाज़ सबसे पहले अपने पास से, आप कभी भी भेदभाव मत करिए, कभी भी कास्ट, रिलीजन, रीजनल कभी भी मत देखिए, आगे बढ़िए। उसके लिए सबसे पहले अगर हम सरकार की बात करें, हम तो ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, हमारा अनुरोध है सरकार से कि वो जातिगत संगठनों पर प्रतिबंध लगा दें। जितने भी, चाहे ब्राह्मण का है, चाहे क्षत्रिय का, चाहे वैश्य का है, चाहे शूद्र का है, सबके अलग अलग जो जातिगत संगठन बनने हैं ना, उन पे रोक लगा दें। अगर इन पे रोक लग गई, 50% भारत की समस्या का समाधान हो गया। आधी समस्याओं की जड़ ये है संगठन। जो संगठन बनते हैं, फलते फूलते हैं, अननेसेसरी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इंटरकास्ट मैरिजेस। हालांकि हमारे भारत में 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट बना था। नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष विवाह अधिनियम 1955 में बना था, हिंदू विवाह अधिनियम। तो 1954 का जो बच्चों विशेष विवाह अधिनियम बना था, इंग्लिश में था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट में क्या कहा था, आप किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं, इवन किसी भी धर्म में विवाह कर सकते हैं। अगर आपको किसी अंतर धार्मिक विवाह भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस अधिनियम की शर्त क्या है, आप किसी धर्म को नहीं मानेंगे। मतलब आप ये नहीं है आप मुस्लिम हैं तो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानना छोड़ें तो आप किसी भी धर्म में विवाह कर सकते हैं। ये इस अधिनियम में कहा गया है। किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में विवाह करने की अनुमति है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का, मैंने तुम्हें बताया था ना, सम्मान के लिए, जब वो मैंने क्या बताया, ऑनर किलिंग बताया था। पेरेंट्स आज भी राजी नहीं है कि हमारी लड़की दूसरी जाति में विवाह करे, कुछ पेरेंट्स। हालांकि अब ओपन कल्चर आ गया है, बहुत से पेरेंट्स लिबरल हैं। लिबरल इसलिए हैं, मैंने देखा है, वो इंटरकास्ट मैरिज की अनुमति दे देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे खुश हैं, तो उन्हें लगता है दोनों पढ़े लिखे हैं, बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमारा कोई भरोसा नहीं है, तो आजकल तो इंटरकास्ट मैरिजेस ट्रेंड में हैं। तो इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस इस एक्ट के तहत मान्य की गई। लेकिन आज अगर पूरी तरीके से इनको प्रोत्साहित किया जाए तो कहीं ना कहीं जातिगत भावनाओं से निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट है जाति सूचक शब्दों पर प्रतिबंध। देखिए, गांव शहरों में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आज पिछड़े हुए ग्रामीण एरिया, कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ आज भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और शर्मा जी कैसे हैं आप? और भाई अग्रवाल साहब कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? तो जातिगत शब्दों का जो ये सूचक शब्द है, ये किन्हीं जातियों के लिए मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इन शब्दों के इस्तेमाल पर जैसे हमारे अनुच्छेद बनाए गए हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, अनुच्छेद 15 है ना, फिर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी है जो है, इसको भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार जाति सूचक शब्दों पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि है ये प्रावधान हमारे संविधान में, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, वो यूज़ करते ही करते हैं। इस पे स्पेशल एक्ट बनाना चाहिए। फिर है शिक्षा को प्रोत्साहन। जैसे कि हमारी सोसाइटी में है, जितना लोग शिक्षित होते जाते हैं वह इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो शिक्षा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है अवेयरनेस में। जातिगत राजनीति की समाप्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका मुझे लगता है और इसका लगता है। राजनीति और संगठन, ये यदि दोनों बंद हो जाएं तो जातिवाद की जड़ें जो हैं वो हिल जाएंगी। जाति, मैंने बताया ना, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट इकट्ठा करती है और मिलते हैं वोट। नेक्स्ट और लास्ट है सांस्कृतिक व्यवहारिकता को प्रोत्साहन। देखिए, भारत
अनेक संस्कृति के लोग, अनेक भाषाई लोग निवास करते हैं। यहाँ जाति, क्षेत्र, संप्रदाय को बढ़ावा न देकर संस्कृति को आगे ले जाना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें। अभी मैंने देखा था, कल हमारे यहाँ गढ़ भोज दिवस मनाया गया, परसों 7 तारीख में। इतना अच्छा लगा, मतलब वो ट्रेडिशन, वो फूड, वास्तव में ये हमारी पहचान है कि हम लोगों को बताएं, देखो ये हमारा फूड कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। इससे हम अवेयरनेस फैलाएं, इससे जुड़ें कि कभी किसी और संस्कृति के लोगों का आयोजन कर दिया जाए। इससे क्या होगा, हम आपस में पास आएंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे। तो जो ये सांस्कृतिक व्यवहारिकता है, यदि इसको भी प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से जो ये जातिवाद है, इसकी जड़ें जो हैं हिल जाएगी और ये जो समस्या है निश्चय ही इसका समाधान आएगा। तो ये था बच्चों जातिवाद की अवधारणा। क्वेश्चन लिखिए।